है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से आप लोग देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। आप लोगों को पता है मिलीमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -3 मीटर। आगे बात समझ में। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, तो माइक्रोमीटर का मतलब हो जाएगा 10 की पावर -6 मीटर। नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, तो नैनोमीटर का मतलब 10 की पावर -9 मीटर। दोस्तों एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो इनमें से सबसे छोटा मान कौन सा है, ये है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इसका आंसर बताएंगे। ये आप लोगों का CBT 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है इस बार का। बहुत सिंपल सा है, कुछ खास नहीं है इसमें। आप लोगों से चार यहां पर आपको चीजें दी गई है, आप लोगों को पहचानना है कौन सा किसको दर्शा रहा है। तो बोला गया है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इसको मैं अगर एक हॉरिजेंटल प्लेन मानूं, क्षैतिज तल मानूं, तो क्वेश्चन में आप लोगों से बोला जा रहा है कि वह रेखा जो क्षैतिज तल के समांतर है। दोस्तों ऐसी रेखाओं को आप लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन यानी क्षैतिज रेखा बोलते हैं। तो डी आप लोगों का 1 से कनेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है वह रेखा जो कि क्षैतिज रेखा के लंबवत है, तो हॉरिजेंटल लाइन के जो परपेंडिकुलर लंबवत जो लाइन होती है उसको वर्टिकल लाइन बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो आपका बी जो होगा वो 2 से कनेक्ट हो जाएगा। वह रेखा जो ना तो क्षैतिज तल के समांतर ना ही लंबवत है, मतलब मान लो ये ऐसी, तो इसको इंक्लाइन झुकी हुई रेखा बोल सकते हो। ए आप लोगों का 3 से कनेक्ट हो जाएगा। और ऐसी रेखा जो कि बार बार अपनी दिशा बदल रही, देखो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इसको कर्व्ड लाइन बोलते हैं। तो सी आप लोगों का 4 से हो जाएगा। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है दोस्तों। मैंने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का जैसा कि आप लोगों को वादा किया था, इस बार जो 2025 में सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उसका विद सॉल्यूशन डाल दिया हूं, पूरे 300 क्वेश्चंस। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए अलग है, हिंदी वालों के लिए अलग है। वो सही लगी पीडीएफ? पीडीएफ सही थी इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए? बताओ। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। आप लोगों को 3 प्रकार के लीवर दिए गए हैं, आपको बताना है किसमें एफर्ट आर्म बड़ी होती है, किसमें भार भुजा यानी लोड आर्म बड़ी होती है। तो आप लोगों को पता है फर्स्ट क्लास का जो लीवर होता है उसमें फलक्रम बीच में होता है। एक तरफ लोड होगा यानी भार होगा, एक तरफ एफर्ट होगा। फलक्रम से जो लोड की जो दूरी होती है इसे बोलते हैं लोड आर्म, हिंदी में बोलते हैं भार भुजा। और फलक्रम से जो एफर्ट की डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं एफर्ट आर्म, हिंदी में प्रयास भुजा। अब देखिए दोस्तों, अगर फलक्रम से एफर्ट ज्यादा दूरी पर है तो एफर्ट आर्म बड़ा होगा। अगर फलक्रम से लोड ज्यादा दूरी पर है तो लोड आर्म बड़ा होगा। अगर फलक्रम से एफर्ट और लोड समान दूरी पर होगा तो लोड आर्म और एफर्ट आर्म दोनों समान होंगे। तो कुल मिला के आपको पता है मैकेनिक मतलब लोड आर्म और एफर्ट आर्म एक दूसरे के बराबर भी हो सकता है। लोड आर्म बड़ा हो सकता है या लोड आर्म छोटा भी हो सकता है, सभी प्रकार के केस संभव है। तो पी आप लोगों का 3 से कनेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्लास के लीवर में बीच में होता है लोड, एक तरफ होगा फलक्रम एक तरफ होगा एफर्ट। तो फलक्रम से लोड की डिस्टेंस को बोलेंगे लोड आर्म यानी भार भुजा, तो ये कम होगा। और फलक्रम से एफर्ट है ना, फलक्रम से एफर्ट ये ज्यादा होगा, तो एफर्ट आर्म बड़ा होगा। तो एफर्ट आर्म बड़ा होगा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, क्लास 2 लीवर की। तो आप लोगों का जो क्यू होगा वो 2 से कनेक्ट हो जाएगा। क्लास 3 लीवर में दोस्तों एफर्ट बीच में होगा, एक तरफ एफर्ट बीच में होगा ई, एक तरफ आपका फलक्रम होगा एक तरफ लोड होगा। तो यहां पर एफर्ट आर्म जो होगा वो क्या होगा, क्या लिख रहा हूं मैं, हाँ फलक्रम से एफर्ट की डिस्टेंस कम होगी यानी एफर्ट आर्म क्या होगा, कम होगा। तो आर आप लोगों का 1 से हो जाएगा। 3 2 1 कोई दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, मैंने भी एक प्रश्न पूछा था कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के जो डाले थे आपने देखी, पीडीएफ सही लगी? आप लोग उसको प्रिंट आउट भी करवा सकते हो, मैंने इस आधार पे बनाई है, ऐसे नहीं कि मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे भर दिए जिससे नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा हो गए, है ना। तो जो 300 क्वेश्चंस का मैंने आप लोगों को विद सॉल्यूशन पीडीएफ जो आपको दिया है ना, वो इस प्रकार से दिया है कि अगर आप लोग प्रिंट आउट भी निकालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि आप फोन में पढ़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे।
हाँ, फिटर ट्रेड का और डीजल मैकेनिक का और बाकी की जो ट्रेड है उनका भी मैं धीरे धीरे करवा रहा हूं, आप निश्चिंत रहिए, उसको भी जल्दी मिल जाएगा। चलिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेटरिंग और जब नंबरिंग आप लोग करते हो तो एकल स्ट्रोक का या सिंगल स्ट्रोक का मतलब क्या है? देखो, जब भी आप लोग कोई लेटर यानी अक्षर लिखोगे, चाहे वो बी लिखो चाहे सी लिखो, अगर आप लोग एक ही बार में लिख रहे हो इसको बोलेंगे सिंगल स्ट्रोक। अगर आप लोग दोस्तों ऐसे कर रहे हो तो इसको बोलेंगे डबल स्ट्रोक। ठीक है, तो सिंगल स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? पेंसिल के एक ही स्ट्रोक में, है ना, एक ही बार में, उसमें दो बार आप लोग चलाते हो। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में बोला गया है एक वायर है जिसकी लंबाई आप लोगों को दी गई है 2 मीटर। ठीक है, और इसका दोस्तों ये जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो है 4 गुना 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। बोला जा रहा है कि इस वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है? 3 एम्पियर हो रही है। तार के सिरों पर जो विभवांतर है या जो वोल्टेज है वो दिया हुआ है 1.5। तो इसकी चालकता बताओ। दोस्तों, चालकता को इस सिग्मा वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चालकता क्या होता है? तो अगर आपको रजिस्टिविटी पता है, प्रतिरोधकता पता है, तो चालकता आराम से बता सकते हो, क्योंकि 1/रजिस्टिविटी ही होता है कंडक्टिविटी। आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि यार ये कैसे निकाले हम लोग, ये कैसे निकाले रजिस्टिविटी? तो देखिए दोस्तों, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा? देखो, V बराबर होता है I इंटू R। तो इसके सिरों पर जब आप लोग वोल्टेज लगा रहे हो 1.5 का, तो इसमें करंट फ्लो हो रही है 3, यानी इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? कोई बता सकता है क्या? 1.5 को मैं 3/2 लिख दूं, इसमें भी भाग लगा रहे हो 3 का, तो रेजिस्टेंस का मान आ गया 1/2 ओम। और किसी भी वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? उसकी रजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। तो रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ है 1/2, तो रजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी? अभी निकालते हैं। लंबाई कितनी है? 2। दोस्तों, ये एरिया कितना है? 4 गुना 10 की पावर -6। तो यहां से रजिस्टिविटी का मान क्या आ जाएगा बताएंगे? 4 गुना 10 की पावर -6, और ये आपका 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो ये कट के रजिस्टिविटी का मान आ गया 10 की पावर -6। सारे एसआई मात्रक रखे हैं तो रजिस्टिविटी का भी मान एसआई मात्रक में आएगा, और रजिस्टिविटी का एसआई मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। तो रजिस्टिविटी का मान आ गया। यहां तक क्लियर है? आप लोगों को निकालना है कंडक्टिविटी। तो दोस्तों, कंडक्टिविटी क्या होता है? 1/रजिस्टिविटी। तो 1/10 की पावर -6, इधर ओम इंटू मीटर आएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 10 की पावर 6, ओम की पावर -1, और मीटर को नीचे रहने दो। ओम की पावर -1 को आप लोग मो भी बोलते हो, सीमेन भी बोलते हो। तो 10 की पावर 6 सीमेन पर मीटर आ गया, सीमेंस पर मीटर आ गया। ऑप्शन नंबर सी। किस किस से ये क्वेश्चन बन गया था बताओ? तो देखिए, एक ही क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट आप लोग कर चुके। V बराबर IR का भी कॉन्सेप्ट यहां पर लग गया दोस्तों, ये रेजिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट लग गया, और इस फॉर्मूले का भी कॉन्सेप्ट लग गया। बताओ कैसा था क्वेश्चन? चले आगे, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे दोस्तों। सेकंड क्लास का लीवर का एग्जांपल आपको बताना है दोस्तों। वह लीवर जिसमें लोड यानी भार बीच में होता है उसको सेकंड क्लास का लीवर बोलते हैं दोस्तों। सीसो क्या होता है? पार्क में आपने देखा होगा, वो खेलने वाला। तो ये अगर आप लोग इसको एक लीवर माने तो इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, तो ये फलक्रम है। और दोस्तों, अगर किसी चीज को उठाना है आप लोगों को, है ना, मतलब तो ये लोड एक तरफ हो गया, आप जो बल लगाओगे उसको एफर्ट बोलोगे, तो बीच में क्या है? फलक्रम। तो सीसो तो फर्स्ट क्लास का लीवर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। बोतल के ओपनर की अगर बात करी जाए, आप लोगों ने बचपन में, पहले तो बहुत कांच की बोतल आती थी, पेप्सी कोको कोला वगैरह इनकी, आजकल तो प्लास्टिक के आने लग गई। तो ये जो बोतल ओपनर होता है, ठीक है, तो इसमें आप जो एफर्ट लगाते हो इधर लगाते हो। ठीक है, ये आपका क्या है? जो लीवर है, जो कि एक प्रकार की मशीन है। मशीन जो बल लगाती है उसको लोड बोलते हैं। तो बेसिकली आपका ओपनर इस जगह से बल लगाता है इसको ढक्कन को हटाने के लिए, तो लोड ये रहा, और ये पूरा लीवर इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, तो इसको बोलेंगे फलक्रम। बीच में क्या रहा है? लोड आ रहा है, तो ये सेकंड क्लास का लीवर हो जाएगा। आगे बात समझ में दोस्तों। चिमटी की अगर हम लोग बात करी जाए, है ना, चाहे आप लोग रोटी सेकने वाला हो या कुछ भी हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल रोटी को उठा रहे हो या किसी आइस क्यूब को आप लोग उठा रहे हो, तो ये तो आपका लोड हो गया। इधर एफर्ट आप लोग इधर लगाओगे बीच में, है ना,
तो ये थर्ड क्लास का लीवर होता है आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे। 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 50 मीटर से गिराया जाता है। जब यह 30 मीटर नीचे गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझिए दोस्तों। एक पत्थर है, पहले जो पत्थर था वो क्या था, जमीन से 50 मीटर की ऊंचाई पे था। दोस्तों पत्थर छोड़ा, पत्थर नीचे आ गया, लगभग कितना 30 मीटर आ गया, 30 मीटर यहां पर आ गया, यानी जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई पे है। तो दोस्तों जब पत्थर यहां से यहां पर आएगा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो किसी भी बल के द्वारा किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। कौन से फोर्स की वजह से आप लोग कार्य निकालने जा रहे हो, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। और किसी भी वस्तु पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है पृथ्वी के द्वारा, वो बेसिकली उसके भार के बराबर होता है। तो उस पे नीचे की ओर कितना बल लग रहा है, mg। इसका द्रव्यमान कितना था, 4 किलोग्राम। g का मान दिया हुआ है 10, ठीक है। विस्थापन कितना हुआ, यहां से यहां पर आ गया 30 मीटर। अब देखिए दोस्तों, किस बल की वजह से आप लोग कार्य निकालने जा रहे हो, गुरुत्वाकर्षण बल, उसकी दिशा ये रही, विस्थापन की दिशा ये रही। दोनों के बीच में एंगल कितना है, कोई एंगल नहीं है, तो cos 0 का मान 1। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 40, 40 इंटू 30 1200। तो 1200 जूल आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्लियर है, क्लियर। कई लोग गुरुत्वाकर्षण बल का नाम सुनते ही नेगेटिव नेगेटिव करने लग जाते हैं। अरे दोस्तों, अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हो, यानी विस्थापन अगर इस दिशा में है, तो गुरुत्वाकर्षण बल तो हमेशा इधर लगेगा, तब किए गए कार्य का मान नेगेटिव आएगा। चले आगे, चलिए बताए। द्रव्यमान m की एक गेंद को जमीन से h ऊंचाई से गिराया जाता है, यह मानते हुए कि कोई वायु प्रतिरोध नहीं है। गेंद के गिरने के मध्य बिंदु पर पहुंचने पर गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का अनुपात क्या है। देखिए दोस्तों, कोई एक गेंद थी जो कि जमीन से h ऊंचाई पे थी, आपने इसको छोड़ दिया, तो जब ये बिल्कुल बीच में आती है, यानी जब जमीन से h/2 ऊंचाई पे होती है, तो बोला जा रहा है कि यहां पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या है। बहुत बढ़िया, इस पॉइंट को मैंने ए बोला। दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी ए पॉइंट पर, तो यहां पर जो वस्तु थी जमीन से h ऊंचाई पे थी, तो जब भी कोई वस्तु जमीन से h ऊंचाई पर होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। कोई गति नहीं कर रहा था, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी ए पॉइंट पे, 0 थी। अब इस पॉइंट को अगर आप लोग बी बोलोगे, तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी रह गई, तो जमीन से h/2 ऊंचाई है, तो mgh/2। दोस्तों बाकी की एनर्जी कहां पर गई, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, यानी mgh में से जो mgh/2 ही रह गया, बाकी का mgh/2 क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो कुल मिला के इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी समान है, दोनों का रेशियो लोगे 1:1 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। दोस्तों बाकी बच्चे बोल रहे सर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का जैसे डाल दिया, फिटर का भी डालो, डीजल मैकेनिक का भी। मैं उस पर काम कर रहा हूं, 1-2 दिन में आप लोगों का फिटर का भी डल जाएगा, फिर उसके 1-2 दिन बाद में डीजल मैकेनिक का डल जाएगा, फिर उसके 1-2 दिन बाद में नई ट्रेड का डाल दूंगा। ठीक है, आ जाओ दोस्तों, ये इस बार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, हिंदी में अभियांत्रिकी आरेख दिया था, ठीक है। तो बोला जा रहा है चेन थिन जो लाइन होती है, इसका इस्तेमाल क्या किसके लिए आप लोग करते हो बताओ। तो दोस्तों जो डायमेंशन लाइन होती है, विमांकन जो रेखा होती है ना, आपने देखा होगा, ये लिखते हो ना आप लोग, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग लिख रहे हो ये 30 mm है, तो ये जो डायमेंशन लाइन होती है किस प्रकार की होती है, ये तो कंटिन्यूस थिन होती है, सतत पतली होती है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। अगर आप लोग कोई ऑब्जेक्ट का ड्राइंग बना रहे हो, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ आप वस्तु है, आप इसका जैसे मान लो फ्रंट व्यू बना रहे हो ऐसे, तो ये जो आउटलाइन बना रहे हो ये किस प्रकार की रेखा होती है, कंटिन्यूस थिक सतत मोटी, है ना, ये जो किनारे दर्शाने के लिए, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए तो हम लोग कंटिन्यूस थिक सतत मोटी रेखा का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर।
दोस्तों हिडन एजेस बताने के लिए ई प्रकार और एफ प्रकार की रेखा का इस्तेमाल करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने बताया था डैश थिक और डैश थिन। तो चेन थिन रेखा का इस्तेमाल क्या होता है, इसको हम लोग जी प्रकार की रेखा भी बोलते हैं। तो चेन थिन में क्या होती है, ये पतली है और चेन का मतलब एक बड़ा डैश छोटा डैश बड़ा डैश छोटा डैश बड़ा डैश छोटा डैश। तो इसके तीन इस्तेमाल होते हैं। एक इस्तेमाल उसमें से क्या है, सेंटर को दर्शाने के लिए। जैसे दोस्तों कोई सर्किल है, इसके सेंटर को दर्शाने के लिए इस रेखा का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, तो एक लाइन तो ऐसे खींच देंगे और एक लाइन ऐसे खींच देंगे। क्लियर, तो ये सेंटर आप लोगों का बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ जाएगा। तीन यूज होते हैं इसका सेंटर लाइन बनाने के लिए। ठीक है, सिमेट्री लाइन बनाने में, ट्रेजेक्ट्री बनाने में। क्लियर है क्या? चलो आ जाओ। बताओ। सर कहां मिलेगी पीडीएफ, मैंने कल एक शॉर्ट डाल के बताया था, वहां पर जाके दे सकते हो। ठीक है, आ जाओ। दोस्तों एक बिस्किट है। सर सर्कुलर बिस्किट क्यों बोला है, क्योंकि बिस्किट इस शेप का भी आता है। बिस्किट खाया होगा पार्ले जी वगैरह, कुछ इस शेप के भी आते हैं बिस्किट, कुछ आप लोगों के बिल्कुल स्क्वायर शेप की भी आते हैं। तो ऐसा कोई बिस्किट है जो कि सर्कुलर शेप का है ना। ठीक है, तो इसका भार दिया हुआ है 0.5 न्यूटन। तो इसका द्रव्यमान अगर मैं m मानूं तो भार क्या हो जाएगा, m इंटू स्मॉल जी, और ये दिया हुआ है 0.5। 0.5 का मतलब 1/2। तो इसका द्रव्यमान बता सकते हो? बिल्कुल बता सकता हूं सर, 1/2। और स्मॉल जी इधर लिया, स्मॉल जी का मान कितना है, 10 है, तो इधर आ गया। तो कुल मिला के 1/20। और सारे एसआई मात्रक रखे हैं तो द्रव्यमान का मान भी एसआई मात्रक में आएगा। कितना आएगा, 1/20 किलोग्राम आएगा। क्लियर है दोस्तों? इसकी रेडियस आप लोगों को दी गई है कितनी, √7 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। इसकी जो मोटाई है वो दी गई है 1 सेंटीमीटर। जो इसकी थिकनेस है वो दी गई है 1 सेंटीमीटर। आप लोगों से बोला गया है इसका डेंसिटी बताओ। देखिए बिस्कुट की डेंसिटी कैसे निकालोगे, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। बोला गया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालो, यानी द्रव्यमान का मान रखना है आपको ग्राम में और आयतन का मान रखना है आपको सेंटीमीटर क्यूब में। तो आयतन कैसे निकालोगे, तो दोस्तों किसी भी सर्कुलर, कुल मिला के एक सिलेंडर ही हो गया ना, तो उसका कैसे निकालते हो, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो वॉल्यूम कैसे निकालूंगा मैं, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, थिकनेस आ जाएगा। तो पाई का मान है 22/7। रेडियस का मान कितना है, √7। इसका स्क्वायर करोगे 7 आ जाएगा, थिकनेस है 1। ठीक है, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो ये आ गया 22। इसका मान सेंटीमीटर में लिखा है, इसका सेंटीमीटर में लिखा है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कुल मिला के आंसर आपका सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। तो आयतन का मान आ गया 22 सेंटीमीटर क्यूब। द्रव्यमान कितना आ रहा है दोस्तों, 1/20 किलोग्राम। ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे। क्लियर है, तो 1 0 से 1 0 कटा, 100 कटा 2 से 50 बार में, तो कितना हो गया आप लोगों का, 50/22। दोस्तों 50/22 कितना होता है, अगर ये 22 की जगह 25 होता तो 50/25 2 होता। लेकिन दोस्तों 25 नहीं है, 22 है, तो आंसर 2 नहीं, क्या होगा, 2 से ज्यादा आएगा। और 2 से ज्यादा मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है, अच्छा बी भी है, डी भी है, देख लेना कौन सा आ रहा है। 50/22 करके देख लो कितना आ रहा है, 50/22 देख लो कितना आएगा, कितना आ रहा है, 2.27 आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ। दोस्तों कौन सा गति का सही समीकरण है, 3 समीकरण होते हैं। एक तो होता है v बराबर u प्लस ए टी। क्या v बराबर u प्लस ए बाई टी होता है क्या, नहीं सर। एक होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। जल्दबाजी में इसको मत कर देना, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर होता है ना कि u, तो ये भी नहीं होगा। दोस्तों अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो मैं अगर दोनों तरफ 2 से गुना करूं तो क्या हो जाएगा, 2s बराबर 2ut प्लस 2 से गुना करोगे 2 2 कट जाएगा, तो 80 स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आ रही है बात समझ में, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये 2019 का क्वेश्चन है, सीबीटी 2 का।
एक बच्चा बोल रहा है सर अजमेर जोन की कट ऑफ नहीं आई, गुस्सा मत होना। मैं क्यों गुस्सा होऊंगा दोस्तों, अब रेलवे भी दे देगा रिजल्ट अलग अलग जोन का जिनका भी बाकी है ना। मेरे को कमेंट मत करो, मेरे हाथ में नहीं है रिजल्ट देना। जैसे जैसे अलग अलग जोन का आता जा रहा है रेलवे, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलता जाएगा, ठीक है। आ जाओ। एक कण विराम अवस्था से प्रारंभ होता है दोस्तों। एक कोई पार्टिकल था, कण प्रारंभ में विराम में था, यानी प्रारंभ में इसका वेग कितना था, 0 था, ठीक है। तो अगर आप लोग फॉर एग्जांपल इसको x अक्ष माने तो बोला जा रहा है कि x बराबर 0 से वो गति कर रहा है और यहां से लगभग x बराबर 20 मीटर तक इसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है, औसत वेग बताना है। जब इसने शुरू करा था प्रारंभ में इसका वेग 0 था, फिर त्वरण की वजह से धीरे धीरे वेग बढ़ता जाएगा, इस जगह कुछ वेग आ जाएगा, तो आपको तो औसत वेग बताना है। देखिए दोस्तों, दो तरीके हैं औसत वेग बताने के। एक तो ये देख लो कि कुल विस्थापन बट्टे समय, तो यहां से यहां का विस्थापन कितना होगा, 20 मीटर होगा, बट्टे समय कितना लगा वो आप लोग निकाल लो। एक तो ये तरीका है, क्लियर है क्या, आगे बात समझ में। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, आप लोग मुझे बताओ इस जगह वेग कितना होगा, पहले मुझे बता दो इस जगह। तो अगर मैं ये समीकरण लगाऊं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनली उसकी यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, अगर आपको निकालना है, अभी निकालते हैं। u का मान 0, 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा, तो 2 इंटू त्वरण का मान कितना है 2, यहां से यहां का विस्थापन कितना हुआ 20 हुआ, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 20 80 हो गए, तो v स्क्वायर का मान 80 आ गया दोस्तों। v का मान कितना आ जाएगा, सही लिखा है क्या मैंने, ठीक है, ठीक है। तो या तो एक काम कर लो, इसको ये कर लो, v का मान हो जाएगा 2 इंटू √20। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहां का वेग आप लोगों को पता है, यहां का वेग आपको पता है, तो जब भी आप लोगों से एवरेज वेलोसिटी निकालने का बोले, आपको क्या करना है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग में 2 का भाग लगा दो, दोनों को जोड़ के। तो 0 प्लस 2√20 इनको जोड़ दिया और इसमें क्या कर दो, 2 का भाग लगा दो। तो जैसे लगाओगे 2 से 2 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा √20। दोस्तों √20 कितना होता है, अगर √25 होता तो आंसर आपका 5 आता, √16 होता तो आंसर 4 आता। ये दोस्तों कहीं ना कहीं दोनों के बीच में 5 और 4 के बीच में कोई ऑप्शन दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो जब पहली क्लास हमने शुरू करी थी तो बच्चे बहुत ज्यादा थे, सर क्लास शुरू करो, सर ये करो, सर वो करो, इस बार एएलपी बनना है। धीरे धीरे बच्चे कम हो गए हैं, फिर बोलते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। उनको ये नहीं पता कि भैया सिलेक्शन लेने के लिए रेगुलर पढ़ना पड़ता है, रोज देखना पड़ता है कि मेरी क्या कमी रह गई, क्या गलती रह गई, कौन सी चीज मुझे नहीं आती है ना, और बनना एएलपी है, क्लास लेते नहीं हो है। चले आगे, चलो ठीक है, चलिए आ जाओ। अरे कौन है छोटू कुमार सर जी, पीडीएफ ये A4 में तो नहीं है, यही पीडीएफ मिलेगी, चाहिए बताओ, अगर चाहिए तो ले लेना, मतलब इस क्लास की बोल रहे इसको भी A4 में दो, ये नहीं हो सकता। अगर नहीं चाहिए तो मत लो आप, ठीक है, पढ़ाई करना हो तो कर लो, वरना आप छोड़ सकते हो बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी देर से कमेंट कर रहे हो, बाकी बच्चों को भी डिस्टर्ब करते हो। चलिए बताइए, अलग अलग राशियों के अलग अलग मात्रक होते हैं, बताओ। तो आई थिंक आपको पता होगा चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है, तो क्यू आप लोगों का 4 से कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हीट कैपेसिटी का कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, जूल पर केल्विन, इसमें भी अब कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ऐसा आप लोगों का 1 से कनेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखिए दोस्तों, जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अगर आपको देखना है कि कहीं पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप लोग क्या करो, कोई आवेश लो, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, तो इस पे क्या होगा, एक बल लगेगा, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है,
बटे इसमें आवेश की मात्रा कितनी थी, इससे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। तो फोर्स का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलम्ब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम्ब आ जाएगा। ठीक है, तो आर आप लोगों का 2 से कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एमिसिविटी क्या होता है समझो, कोई भी हॉट बॉडी होती है अपने अंदर से एनर्जी निकालती है, अगर वो ब्लैक बॉडी होती तो कितनी निकालती है, तो इनका रेशो जो होता है उसको बोलते हैं एमिसिविटी। इसका कोई मात्रक नहीं होता दोस्तों। तो पी आप लोगों का 3 से कनेक्ट हो जाएगा, तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बताओ बताओ। दोस्तों एक रेलगाड़ी को अपनी चाल, दोस्तों पहले इसकी चाल कितनी थी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हो तो 5/18 से गुना कर दो, 36 कटा 18 से 2 बार में, 5 दूनी 10। तो प्रारंभ में इसका वेग था 10 मीटर पर सेकंड। दोस्तों बाद में कितना हो गया, जस्ट डबल हो गया, 36 का 72 हो गया, यानी कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं 10 से 20 मीटर पर सेकंड हो गया। और ये करने में दोस्तों कितना समय लगा, 10 सेकंड का समय लगा। तो आपको बताना है कि यार यहां से यहां पर, यानी वेग 10 से 20 करने के दौरान इसने कितनी दूरी तय कर ली। ठीक है, तो प्रारंभ में वेग को मैं 10 मान लेता हूं, फाइनली इसकी वेलोसिटी 20 हो गई। ठीक है, समय आपको पता है 10 सेकंड में हो गया। अब लगाओ समीकरण, कोई सा भी समीकरण लगाओगे वहां पर त्वरण चाहिए होगा, पहले त्वरण निकाल लो। त्वरण क्या होता है, वेग में कितना परिवर्तन हुआ बट्टे कितने समय में हुआ। तो परिवर्तन कितना हो गया, 10 से 20 हो गया, तो 20 में से 10 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 10। कितने समय में हुआ, 10 में हुआ, 10/10 1। तो त्वरण का मान आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दोस्तों यहां से यहां का विस्थापन कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट ही निकाल लो। तो कुल मिला के ये समीकरण लगा सकता हूं क्या मैं, तो v का मान था कितना, 20, 20 का स्क्वायर 400, u का मान था 10, 10 का स्क्वायर 100, +2 इंटू त्वरण का मान है 1, और इधर s, तो 400 में 100 हो गया 300, 300/2 150। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बताएंगे, बताइए इसका आंसर। दोस्तों एक पच्चर, पच्चर क्या होता है, देखिए दोस्तों आप लोगों को पता है सिंपल मशीन, सरल मशीन जो है वो टोटल 6 प्रकार की होती है। जो लीवर है, उत्तोलक है, वो भी एक प्रकार की सरल मशीन है। दोस्तों जो पुल्ली है जिसे हिंदी में घिरनी बोलते हो, वो भी एक प्रकार की सरल मशीन है। ठीक है, वैसे ही दोस्तों एक सरल मशीन है जिसका नाम है वेज, हिंदी में इसको बोलते हैं पच्चर। जानते हो कैसा दिखता है ये, इस टाइप का है सर, ये कैसे एक मशीन है, आइए मैं आपको बताता हूं। तो अगर किसी लकड़ी को फाड़ना है तो ऐसे नुकीले उसका औजारों का इस्तेमाल होता है क्या ये, तो ये एक वेज, ये पच्चर, ये तो इसके माध्यम से दोस्तों क्या है, आपने इनपुट बल इधर दिया, आउटपुट आपको ऐसे मिल रहा है, साथ में काफी ज्यादा मात्रा में मिल रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। तो सर फिर फॉर्मूला क्या है, देखो। तो अगर मैं आपको बोलूं पहले वेलोसिटी रेशियो यानी वेग अनुपात कैसे निकालना है, इसका फॉर्मूला ध्यान रखो। तो वेग अनुपात का फॉर्मूला क्या है, तो जो ये वेज है, जो ये पच्चर है दोस्तों, इसको बोलते हैं थिकनेस यानी मोटाई, और इसको आप लोग बोलो लेंथ एल। तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ये लेंथ बटे ये थिकनेस। अब इस थिकनेस को टी से रिप्रेजेंट करो या एच से, जो आपकी इच्छा है कर लो आप लोग। तो ध्यान रखना जब भी इस फॉर्मूले में जो एल आ रहा है वो ये वाली है, ये वाली मत मान लेना। और अगर एक आइडियल कंडीशन, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, तो उस केस में एफिशिएंसी 100% होगी। एफिशिएंसी 100% होने का मतलब है मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर आना। तो ठीक है, पहले इस वाले केस में क्या निकालो, ये जो वेज है, जो पच्चर है, इसकी लंबाई दी गई है आप लोगों को 24 सेंटीमीटर, और इसकी मोटाई जो दी गई है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है। आप लोगों से मैकेनिकल एडवांटेज पूछा गया है, तो मुझे मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला नहीं पता, मुझे वेलोसिटी रेशियो का पता है। क्या होता है, ये लेंथ बट्टे ये, तो 24/4 6 आ गया। मैकेनिकल एडवांटेज अगर आपको निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। एफिशिएंसी दिया गया है 75% यानी 3/4, वेलोसिटी रेशियो 6। तो दोस्तों 6 कटा 2 से 3 बार में, 4 कटा 2 से 2 बार में, 3 तिया 9, 9/2 4.5। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है। आगे बात समझ में, जितने भी बच्चे 6 बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। वेलोसिटी रेशियो होगा 6। आइडियल कंडीशन में
वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर होता है, कहीं ना कहीं बोल सकते हो मैकेनिकल एडवांटेज का भी यही फॉर्मूला होगा, लेकिन जब साफ बोल रहा है एफिशिएंसी 75% ही है। ठीक है, आ जाओ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में दोस्तों काफी शॉर्टकट नेम यूज करे जाते हैं जिनकी फुल फॉर्म क्या होती है आप लोगों को बताना है, बताओ। तो पीडीएफ की क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो पी आप लोगों का 4 से कनेक्ट हो जाएगा। एचटीटीपी की आपको पता ही होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, तो क्यू आप लोगों का 1 से हो जाएगा। एसएमएस का शॉर्ट मैसेज सर्विस ये 3 से हो जाएगा। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी की फुल फॉर्म होती है ना। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर ए। कई शॉर्टकट की कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है, जैसे यूएसबी की होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। और HTML की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये रैम रोम तो आप लोगों को पता ही है, तो ये कई कई बार पूछा जाता है। जैसे बायोस की होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। चलो आ जाओ। 12 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को दोस्तों, एक वायर है, इसका रजिस्टेंस यानी प्रतिरोध दे दिया आप लोगों को 12 ओम। ठीक है दोस्तों, इसकी लंबाई हम L माने और एरिया अगर A माने, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये एरिया इंटू ये लेंथ। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब आप लोगों से बोला जा रहा है कि आपने इसको मूल लंबाई से दोगुना कर दिया। पहले लंबाई L थी, अब डबल कर दिया। अब बहुत जनों को लगता है जब ये फॉर्मूला लगाते हैं रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया, वो उनको लगता है लेंथ डबल हो गई, रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब आप लोग बड़ा करोगे, लेंथ ज्यादा हो रही है, सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एरिया भी तो कम हो रहा है। तो आप लोग केवल ये क्यों देख रहे हो, इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसमें भी तो हो रहा है। तो आप लोग क्या करो, इस फॉर्मूले में ऊपर L से गुना कर दो, नीचे भी L से गुना कर दो। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रो इंटू L स्क्वायर, और एरिया इंटू लेंथ हो गया वॉल्यूम। क्वेश्चन में बोला जा रहा है वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा लंबाई से चौड़ाई से। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर आप लोग लंबाई को डबल कर रहे हो तो ये 4 गुना हो जाएगा। तो 12 का 4 गुना कितना होता है? 48 ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए बताओ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है दो रजिस्टर है, दो प्रतिरोधक है, एक का प्रतिरोध है 6 ओम, और इसी के साथ में श्रेणी में सीरीज में दूसरा रजिस्टर जुड़ा हुआ है जिसका प्रतिरोध है 12 ओम। ये दोस्तों दोनों जुड़े हुए हैं एक बैटरी के साथ में, 36 वोल्ट की बैटरी। तो आपको बोला जा रहा है कि जो 12 ओम प्रतिरोध वाला जो रजिस्टर है, इसके पैरेलल में आपने एक वोल्टमीटर जोड़ दिया। तो इस वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी? देखिए वोल्टमीटर करता क्या है, वोल्टमीटर करता क्या है? विभवांतर मापता है, वोल्टेज मापता है। तो बेसिकली आपको बताना है ये जो 12 ओम प्रतिरोध वाला जो प्रतिरोधक है, इसके सिरों पर जो विभवांतर होगा वो कितना होगा। तो कैसे निकाल सकते हो कि सर इसके सिरों पर जो विभवांतर, मैंने उसको V मान लिया, कैसे निकाल सकते हो? तो एक फॉर्मूला होता है V बराबर I इंटू आर। तो इसमें से कितनी करंट जा रही है अगर हम लोगों को ये पता पड़ जाए और इसका रेजिस्टेंस हमको पता है, तो आराम से हम लोग इसके सिरों पर विभवांतर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों करंट कितनी जाएगी? तो यहां से करंट निकलेगी, अल्टीमेटली इधर जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आपके जब सीरीज में होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो? सिंपल जोड़ लो, 12 + 6 18। तो V बराबर जब I इंटू आर लगाओगे, यानी 36 वोल्ट की बैटरी से कितनी करंट निकलेगी? टोटल रेजिस्टेंस 12 + 6 18, 2 एम्पियर निकलेगी, 2 एम्पियर। तो यहां से 2 एम्पियर निकल रही है, तो ये ही 2 एम्पियर इसमें जाएगी, ये ही 2 एम्पियर इसमें जाएगी। तो I का मान ये 2 रखो, रेजिस्टेंस 12 था, 12/2 24 वोल्ट शो करेगा। बताओ क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन कैसा था? समझ में आया या नहीं आया? आया या नहीं आया बताइए, आ जाओ बताओ। दोस्तों दो लिक्विड है आपके पास में, एक लिक्विड है ए जिसकी डेंसिटी है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और कोई दूसरी लिक्विड है बी जिसकी डेंसिटी आप लोगों को दे दी 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दोस्तों दोनों को 3:2 के रेशो में मिलाया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अगर मैं बोल रहा हूं कि ये आप लोग 3 मीटर क्यूब ले रहे हो, तो ये आप लोगों ने 2 मीटर क्यूब लिया, तो क्या अभी भी 3:2 का रेशियो है? तो आपने जब मिक्स कर दिया तो मिक्सचर की
रिलेटिव डेंसिटी बतानी है। तो देखिए दोस्तों, डेंसिटी क्या होगा मिक्सचर का? डेंसिटी क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो मिक्सचर का कुल द्रव्यमान बटे कुल आयतन। तो इसका द्रव्यमान अगर मैं m1 मानूं, इसका द्रव्यमान अगर मैं m2 मानूं, तो कुल द्रव्यमान कितना हो गया? m1 प्लस m2। और कुल आयतन कितना हो गया? 3 प्लस 2 5 मीटर क्यूब हो गया। अब आपको पता है मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इसका मास कितना होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो 800 इंटू 3 2400। और इसका कितना होगा? 1200 इंटू 2 2400। और नीचे आ गया 5। तो 4800 बट्टे 5 आप लोग करोगे, 4800 बट्टे 5 आप लोग करोगे, कितना आ जाएगा? 960 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा इस मिक्सचर की डेंसिटी। ये देखते ही आप लोग कूदोगे ऐसे, एग्जामिनर कूदेगा ऐसे, क्योंकि आप लोगों से डेंसिटी नहीं पूछी गई है, रिलेटिव डेंसिटी पूछी गई है, आपेक्षिक घनत्व पूछा गया है। तो किसी का भी आपेक्षिक घनत्व कैसे निकालते हो? उसमें पानी के घनत्व से भाग लगा के। तो 960 में जब पानी का घनत्व कितना होता है? 1000, उसका भाग लगाओगे तो 0.96 आएगा। ये छोटी छोटी गलतियां होती है जो कि आप लोगों को सिलेक्शन से दूर कर देती है। आई बात समझ में? ठीक है सर, एक डाउट है, ड्राइंग शीट का लंबाई और चौड़ाई, अरे कितनी बार बता दिया यार, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होगा वो √2:1 होगा, लेंथ और विड्थ का। 2019 में जो क्वेश्चन हुआ था उसमें है ना, ये आप लोगों का दिया हुआ था कि लेंथ और विड्थ का रेशो, लंबाई और चौड़ाई का क्या होगा? 2:√2। कैसे आएगा? जब इसमें √2 से गुना करोगे तो ये बन जाएगा 2, इसको जब √2 से गुना करोगे ये। इतनी बार मैंने करवा दिया फिर भी गलत करते रहता हूं। ठीक है, तो लेंथ और विड्थ का ये 2019 में पूछा जा चुका है। तो रेलवे ने इसका आंसर 2:√2 दिया था, तो 2:√2 बोल दो या √2:1 बोल दो, बात बराबर है। आ जाओ। एक तांबे के तार का प्रतिरोध इतना है, इसे 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। देखिए दोस्तों, एक वायर है, इसका रजिस्टेंस है 5 ओम। तो रजिस्टेंस का मान लंबाई पर निर्भर करता है। अगर आपने इसकी इस वाले मतलब इसको 5 भागों में बांट दिया, कुल मिला के हर पार्ट की लंबाई 1/5 रह गई, तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस भी 1/5 रह जाएगा, यानी 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। अब इनको पैरेलल में जोड़ दिया, इन पांचों तार को एक दूसरे के पैरेलल जोड़ दिया, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 ऐसे 5 बार आ रहा है, तो ये आ गया 5। तो 1/R इक्विवेलेंट का मान 5, तो R इक्विवेलेंट का मान 1/5 1/5 यानी 0.2। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड यार, क्या तैयारी चल रही है आप लोगों की? है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। जितने भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, वेरी गुड, मजा आ गया है। ये क्या तैयारी चल रही है आप लोगों की, खतरनाक तैयारी चल रही है आपकी तो यार। दोस्तों 20 दांतों वाला एक छोटा गियर 60 दांतों वाले एक बड़े गियर के साथ में जुड़ा हुआ है। यदि छोटा गियर इतने आरपीएम पे घूमता है, आरपीएम का मतलब इतने रोटेशन कर रहा है पर मिनट, तो बड़े गियर का क्या होगा? तो दोस्तों छोटा गियर घूम रहा है, इसकी वजह से बड़ा गियर घूम रहा है। छोटे गियर पे जो टीथ है, नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ देखो, ये जैसे ये एक टीथ हो गया, ये दूसरा टीथ हो गया, ये तीसरा हो गया। तो इस पे छोटे वाले गियर पे टीथ की संख्या को मैं T1 बोल देता हूं, बड़े वाले गियर पे टीथ की संख्या को T2 बोल देता हूं। इसकी रोटेशनल स्पीड यानी घूर्णन गति को मैं N1 बोल देता हूं, इसकी घूर्णन गति को मैं N2 बोल देता हूं। कोई दिक्कत है क्या? तो T1 का मान कितना है? 20। T2 का मान कितना है? 60 है। छोटे वाले की स्पीड कितनी है? 180 आरपीएम। तो इसकी क्या होगी दोस्तों, जब भी कोई दो गियर मैशिंग में होते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोनों की जो रोटेशनल स्पीड का जो रेशो होता है वो नंबर ऑफ टीथ, मतलब जो टीथ के रेशो होता है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब है N1/N2 बराबर T2/T1 होगा। तो यहां से N2 बराबर क्या आ जाएगा? N1 इंटू T1/T2। N1 का मान 180 है, T1 का मान 20 है, T2 का मान 60 है। 60 कटा 20 से 3 बार में 180/3 कितना हो गया? 60 हो गया। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलो बताओ।
क्लास ए फायर को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक सबसे उपयुक्त है? दोस्तों अलग अलग प्रकार से लगने वाली आग को अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है। जो नॉर्मल आप लोगों के पदार्थ है जैसे कागज, लकड़ी, इनसे जो आग लगती है इसको क्लास ए यानी ए श्रेणी की आग बोलते हैं। अब इनको बुझाने के लिए आप लोग सिंपल पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, बेस्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बेस्ट है ये। मतलब पानी तो बेस्ट है, लेकिन पानी हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे बिजली से मतलब कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग रही है, उसमें पानी नहीं डाल सकते, लेकिन इनमें तो डालो, खूब भर भर के डालो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाओ दोस्तों, जिस भी वर्क प्लेस पे आप लोग काम कर रहे हो वहां पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, रेडिएशन भी है, तो एक प्रकार का खतरा है। तो इस खतरों को क्या खतरा बोलोगे? तो देखिए दोस्तों, इन खतरों को अलग अलग टाइप से कैटेगरी में बांट सकते हैं। कुछ खतरों को बोलते हैं फिजिकल हैजार्ड, भौतिक खतरे। किन्हीं को बोलते हैं केमिकल हैजार्ड, रासायनिक खतरे। किन्हीं को बोलते हैं बायोलॉजिकल हैजार्ड, जैविक खतरे। किसी को हम लोग बोलते हैं एर्गोनॉमिक हैजार्ड। इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, केमिकल हैजार्ड का मतलब है कि यार कोई केमिकल वगैरह है, उससे आपको खतरा है। मान लो कोई खतरनाक एसिड वगैरह का यूज हो रहा है जहां पर आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है, तो इसको हम केमिकल हैजार्ड बोलेंगे। बायोलॉजिकल हैजार्ड का मतलब है, मान लो यार आप लोग किसी लेबोरेटरी वगैरह में काम कर रहे हो जहां पर बहुत बैक्टीरिया वायरस वगैरह पर रिसर्च कर रही है, तो वो बैक्टीरिया वायरस आपको बीमार नहीं करते, तो ये बायोलॉजिकल हैजार्ड है। आगे बात समझ में? ये वाइब्रेशन, शोर वगैरह ये फिजिकल हैजार्ड में आता है। एर्गोनॉमिक हैजार्ड क्या होता है दोस्तों? आप लोग मान लीजिए जो काम कर रहे हो, आपका काम करने का पोस्चर सही नहीं है। मान लो आपको कुछ ऐसे काम करना पड़ता है, आप ऐसे झुक जाओ तो कमर में ज्यादा दर्द हो जाएगा, तो ये खतरा बना रहेगा हमेशा। तो उनको बोलते हैं एर्गोनॉमिक खतरा। ठीक है, गलत शारीरिक मुद्रा, आपने गलत पोस्चर बना रखा है, जैसे मान लो यार ट्रेन ऐसे चलानी थी, अगर आप ऐसे चलाओगे तो फिर काफी हमेशा खतरा रहेगा। तो आपकी बॉडी का पोस्चर आप लोग सही रखा करो। ठीक है, आ गई? चलो आ जाओ। एंटी हिस्टामिन जो मेडिसिन होती है, फर्स्ट एड बॉक्स में प्रेजेंट होती है। इन दवाओं को कब लिया जाना जाता है? देखो दोस्तों, क्या होता है जब हम लोगों को कोई एलर्जी वगैरह होती है, जैसे मान लीजिए आप कोई धूल वगैरह में जा रहे हो, तो बहुत ज्यादा हम लोगों को छींक आती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में केमिकल बनता है उस दौरान जिसका नाम है हिस्टामिन, और इस केमिकल बनने की वजह से आप लोगों को बहुत ज्यादा खांसी छींक आएगी, जिसकी वजह से वो डस्ट पार्टिकल बाहर निकले। लेकिन किसी को ऐसे ही नॉर्मली खांसी छींक बहुत ज्यादा आ रही है, इसका मतलब उनकी बॉडी में बिना मतलब ही हिस्टामिन बन रहा है। तो हम लोगों को कुछ ऐसी दवाइयां लेनी पड़ेगी जो हिस्टामिन बनने से रोके, वरना फिर खांसी और ये छींक आती रहेगी, है ना। तो ऐसी दवाइयों को हम लोग बोलते हैं एंटा हिस्टामिन दवाई। तो जो हे फीवर होता है, हे फीवर किसको बोलते हैं? पराग कण जो होते हैं ना, आपने सीबीटी 1 में पढ़ा होगा, बायोलॉजी में पढ़ा है, क्या पराग कण किसको बोलते हैं? तो कई बार पराग कण की वजह से आप लोगों को ये डिजीज हो जाती है, या किसी और चीज वजह से हो जाती है, जिससे बहुत ज्यादा छींक वगैरह ही आती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलो बताओ। यदि 80 डिग्री सेल्सियस पर 1.5 लीटर गर्म पानी, दोस्तों गर्म पानी है, कितना है? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर बोल दो या 1.5 किलोग्राम बोल दो, पानी के केस में दोनों बराबर है, 2 दिन पहले मैंने बताया था। और दोस्तों 40 टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, आप लोग इसको ठंडे पानी से मिक्स कर रहे हो। कितना है ठंडा पानी? 2.5 लीटर या 2.5 किलोग्राम। टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। दोनों को मिक्स करा, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? तो दोस्तों अगर दोनों समान पदार्थ है, दोनों अगर समान पदार्थ है तो सीधा एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग। ठीक है, कौन सा? M1T1 प्लस M2T2 बट्टे M1 प्लस M2। सही बोला है क्या मैंने? या क्या होगा? चलो मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर X होगा, तो इसका टेम्परेचर जब 80 से X आएगा तो गर्म पानी हीट त्यागेगा। तो कितनी हीट त्यागेगा? इसका फॉर्मूला होता है M इंटू एस इंटू डेल्टा टी। तो इसका द्रव्यमान 1.5, इसकी स्पेसिफिक हीट को S माना, तापमान में कितना अंतर होगा? 80। हमको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, तो 80 माइनस एक्स। ये हीट ये ग्रहण करेगा, जिसकी वजह से इसका तापमान बढ़ेगा। तो इसने कितनी हीट ग्रहण करी? वही M इंटू इसकी स्पेसिफिक हीट इंटू तापमान में कितना अंतर हो गया? X से 40 पहुंच गया, 40 माइनस एक्स। क्लियर है? तो ये S से S कट जाएगा,
जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो मान आ जाएगा 55 आएगा, ये ना शायद 55 आएगा, ऑप्शन नंबर से करके देख लेना। चलो, इंफॉर्मेटिव साइन जो होते हैं, जैसे इंफॉर्मेटिव साइन जानते हो, जैसे हरे कलर के लगे होते हैं, जैसे कहीं पर लिखा होगा ग्रीन कलर में फर्स्ट एड बॉक्स, यानी आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि भैया यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स है। कहीं पर लिखा होगा फायर एग्जिट, आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि अगर आग लगती है तो भैया यहाँ से एग्जिट किया जा सकता है। तो जितने भी इंफॉर्मेटिव साइन होते हैं ना, इनका जो बैकग्राउंड होता है वो ग्रीन कलर का होता है, हरे कलर का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ दोस्तों। एक सरफेस है जिसका टेम्परेचर है 1000 केल्विन। तो जब भी कोई हॉट बॉडी होती है, जब भी कोई हॉट बॉडी होती है, वो अपने अंदर से ऊष्मा निकालती है। इस मेथड को बोलेंगे रेडिएशन। तो 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से, एरिया इसका कितना भी हो, सरफेस एरिया मुझे मतलब नहीं है, 1 सेकंड में 1 मीटर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितनी हीट निकलेगी, इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इंटू टी की पावर 4। जहां पर सिग्मा है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी क्या है इसका टेम्परेचर। तो आपको टेम्परेचर दिया हुआ है 1000 केल्विन, यानी 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 की पावर जब आप लोग ये कर दो तो इसका मात्रक आ गया k की पावर 4। भाई टेम्परेचर का मात्रक अगर k में लिया तो t की पावर 4 क्या हो जाएगा, k की पावर 4। सिग्मा आप लोगों को दिया हुआ है 5.67 इंटू 10 की पावर -8। तो ये वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4, ये कट जाएगा। तो बेसिकली प्रति मीटर स्क्वायर एरिया से किस दर से, वाट क्या बताता है, दर बताता है, दर किस दर से उष्मा निकल रही है, हीट निकल रही है, वो ये है। क्लियर है, या मैं बोलूं 1 सेकंड में कितनी निकल रही है, इतनी जूल निकल रही है। तो 5.67 इंटू 10 की पावर -8 और ये 10 की पावर 12, ये हो जाएगा। तो 5.67 10 की पावर 4 हो जाएगा। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है मेरे को। ठीक है, अरे ये पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा, पढ़ाया था क्या मैंने, ये भूल गए। अरे हीट एंड टेम्परेचर मेथड में पढ़ाया था, नहीं पढ़ा था। क्लियर। एक बच्चा बोल रहा है इधर 40+x होगा। 40+x नहीं होगा, x-40 होगा। भाई 40, ये जो x होगा 40 से ज्यादा होगा ना, तो x-40 हो गया ना, x-40। सही पकड़ा है आपने। चलो आ जाओ। एक बच्चा बोल रहा है सर अगर अलग अलग पदार्थ होते तो क्या करते हैं, तो ये कटता नहीं। अभी पदार्थ समान है इसलिए दोनों की स्पेसिफिक हीट समान होगी, इसलिए कट गए। आगे बात समझ में, तो वहां पर कटता नहीं। मान लो एक की स्पेसिफिक हीट 2 दी हुई है, एक की कुछ 4 दी हुई है। ठीक है, आ जाओ। चलो, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे ये, जब आप आग पर कार्बन डाइऑक्साइड वाला फायर एक्सटेंशन चलाते हो तो फायर ट्रायंगल का कौन सा घटक समाप्त हो जाता है। देखो, फायर ट्रायंगल क्या होता है, फायर के लिए क्या क्या जरूरी है, सबसे पहली चीज क्या है, क्या जल रहा है, लकड़ी जल रही है या कागज जल रहा है। तो जो चीज जलता है उसको बोलते हैं फ्यूल, तो फ्यूल बहुत जरूरी है, ईंधन बहुत जरूरी है। दूसरी बात, किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो गई। तीसरा पार्ट क्या है, कोई भी चीज जब जलती है आप उसको हीट दोगे तभी तो वो जलेगी। जैसे भैया कागज है, कागज पे मैं माचिस लेके जाऊंगा तभी तो वो जलेगा। तो तीन चीजें जरूरी है। अब मान लो कोई चीज जल रही है, जैसे ही आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस छिड़की तो इसने एक कवरिंग बना ली, अब ऑक्सीजन को इधर आने ही नहीं दे रही। ऑक्सीजन जरूरी है जलने के लिए, अब ऑक्सीजन मिल नहीं रही तो बेसिकली बुझ जाएगी। बताओ।
दोस्तों आप लोगों को एक सिलेंडर दिया हुआ है, बेलन दिया हुआ है, जिसकी ऊंचाई दी गई है 0.35 मीटर या 35/100 मीटर बोल दूं क्या, और इसकी रेडियस दी गई है 0.2 या 2/10 बोल दूं क्या, और डेंसिटी भी दे दी। इसका द्रव्यमान निकालना है दोस्तों। मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी का मान किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है, अगर मैं आयतन का मान भी मीटर क्यूब में ले लूं तो ये कट जाएगा, आंसर किलोग्राम में आ जाएगा, वही तो चाहिए था। तो डेंसिटी का मान दिया हुआ है 2500। आयतन कैसे निकालते हैं, तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर इंटू ये, तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, तो 2500। पाई का मान हो गया 22/7। रेडियस कितनी थी 2/10, तो इसका स्क्वायर कर दो, 2/10 गुना 2/10। हाइट कितनी है 35/100। सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है यार, सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, करे। देखिए दोस्तों 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक है। 35 कटा 7 से 5 बार में, ठीक है। 10 कटा 2 से 5 बार में, इस 5 ने इस 25 को काट दिया 5 बार में, फिर इस 5 ने इस 10 को काट दिया 2 बार में, इस 2 को इस 2 ने काट दिया। तो दोस्तों ऊपर एक तो 22 बचा और एक 5 बचा, 110 बच रहा है यार मेरे हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर ए। बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दोस्तों आपने पावर पॉइंट यूज करा है, पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट जैसे वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, यूज करा है क्या आपने कोई? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो करा ही होगा। तो जैसे अभी जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, वो किस में पढ़ा रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पढ़ा रहा हूं। देखो पावर पॉइंट है, क्लियर है। देखो ये स्लाइड्स, इसको स्लाइड्स बोलते हैं, ये पहली स्लाइड, ये दूसरी स्लाइड, ये तीसरी स्लाइड, समझ रहे हो। अब दोस्तों इनमें शॉर्टकट होता है, अभी मेरे पास कीबोर्ड है नहीं, जैसे ही मैं F5 दबाऊंगा स्लाइड शो शुरू हो जाएगा स्टार्टिंग से। मतलब ये देखो, जैसे ऐसे फुल में, फिर मैं ऐसे जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट करूंगा अगली स्लाइड आती रहेगी, तो उसको बोलते हैं स्लाइड शो। तो जैसे F5 आप लोग दबाओगे तो स्लाइड शो शुरू हो जाता है बिगनिंग से, मतलब पहली स्लाइड से। तो P आप लोगों का 2 से कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग Ctrl+M करोगे तो इसके जस्ट बाद में एक नई स्लाइड ऐड हो जाएगी, तो ऐसा आप लोगों का 1 से हो जाएगा, क्लियर। अब F1 और F7 क्या करते हैं समझो, पहले P आपका 2 से मिला लो, S आपका 1 से मिला लो। अरे यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं F1 और F7 क्या करता है। देखो देखो दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई स्लाइड है, जैसे ही मैं दबाता हूं F1 तो यहां पर एक हेल्प पैनल खुल जाएगी, भैया क्या हेल्प चाहिए आपको, ठीक है। सेम दोस्तों एक आप लोगों का था F7, तो जैसे ही मैं F7 दबाऊंगा, जैसे मान लो यहां पर दोस्तों इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे हिंदी टेक्स्ट में कुछ गड़बड़ है, यहां पर कहीं पर भी नीचे रेड नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। तो अगर आपको देखनी है कहां कहां स्पेलिंग गलत है तो F7 दबाओगे तो आप लोगों का सभी जगह ये